सीधे चलते हैं फंक्शंस पे। तो आप पिछली क्लास में थे क्या फंक्शन वाली में? नो सर। चलिए तो देखो यहाँ पर पाइथन स्टार्ट कर देते हैं हम। जैसे ही पाइथन को स्टार्ट करते हैं, ये जो सिंबल है पाइथन का, तो ये जो मोड खुलता है पाइथन का, उस मोड को बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। और ये जो 3 ग्रेटर देन के सिंबल हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, जो भी कमांड हम लिखते हैं उसका तुरंत आंसर आ जाता है, लेकिन वो प्रोग्राम सेव नहीं हो पाता। जैसे मैं कहूँ x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 एक कमांड दिया, इसका मतलब क्या है, द वैल्यू 20 असाइन टू वेरिएबल x। इसी तरह से y इक्वल्स टू 15, वैल्यू 15 असाइन टू वेरिएबल y, एंड z इक्वल्स टू x प्लस y। इससे क्या होगा, x प्लस y पहले ऐड होंगे और फिर z को असाइन हो जाएंगे। फिर हमने लिखा प्रिंट z प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको प्रोग्राम को बंद कर दें, आईडीएलई को बंद कर दें, यहाँ से क्रॉस कर दें, तो ये प्रोग्राम सेव नहीं रहेगा। तो ये वाला जो बाय डिफॉल्ट मोड खुलता है, ये इंटरेक्टिव मोड है। और फाइल में जाके न्यू फाइल करके जो हम फाइल ओपन करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसी प्रोग्राम को यहाँ लिखें x इक्वल टू 20, y इक्वल्स टू 15 और z इक्वल्स टू x प्लस वाई, z इक्वल टू x प्लस y, और फिर लिखा प्रिंट z। अब इस प्रोग्राम को हमें रन कराने के लिए पहले सेव कराना पड़ेगा। फाइल में गए और सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है, परमानेंट स्टोर रहता है। और इसका नाम दे दिया एड टू डॉट पी वाई, एक्सटेंशन क्या देते हैं डॉट पी वाई पाइथन की प्रोग्राम। जब प्रोग्राम सेव हो गया, रन कराने के लिए यहाँ पर रन है ये ऊपर, यहाँ पे जाके देखेंगे रन मॉड्यूल F5, तो F5 आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से रन करा सकते हैं। प्रोग्राम रन कराया तो 35 ये आंसर इसका आ गया। तो ये होता है आपका स्क्रिप्ट मोड, प्रोग्राम इसमें सेव रहेगा। एड टू नाम से ये प्रोग्राम हमेशा सेव रहेगा आपके कंप्यूटर में। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हमने तो फिक्स्ड वैल्यू दी, एक एक्स वेरिएबल में 20 और वाई में 15। अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू कोई भी दो वैल्यू हो और हम रन टाइम पे दें, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनपुट फंक्शन लगाते हैं। कौन सा फंक्शन, इनपुट। और इनपुट फंक्शन क्योंकि हर वैल्यू को स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, इसलिए इंटीजर फंक्शन भी लगाना पड़ता है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इंट इनपुट, यहाँ पे मैसेज दे देंगे, इनपुट गलत हो गया है, इनपुट मैसेज दे दिया, इंटर फर्स्ट वैल्यू, क्लोज कर दिया, ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, और y इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सेकंड की और फर्स्ट की स्पेलिंग गलत है ना? यस सर। तो ये मैसेज है, आप जो ऐसा यहाँ पे टाइप करेंगे वैसा वो स्क्रीन पे दिखा देगा। सिंटैक्स की वैल्यू नहीं है यहाँ, तो आप सही लिखो या गलत लिखो, उससे कोई प्रोग्राम के रन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यही प्रोग्राम हमने फिर से रन कराया है F5 करके। तो देखो क्या लाइन लिखी है यहाँ पर, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब वो वैल्यू यूजर से मांग रहा है, तो हमने दे दिया 34, फिर से एंटर सेकंड वैल्यू, फिर हमने दे दिया 23, और अब क्या दे देगा, उन दोनों का सम करके प्रिंट कर देगा 57। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेकर। तो इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन है और प्रिंट आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन है। अब ये नॉर्मल प्रोग्राम है, इसको हम फंक्शन से कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि फंक्शन है क्या। फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम मतलब वो अपने आप में तो नहीं चल सकता, लेकिन उसको कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने का मतलब क्या है कि एक बार उसकी कोडिंग लिखो और जहां भी उस कोडिंग को यूज करना है वहां पर उसको यूज कर लो। जैसे ये पहले से बने हुए फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, फंक्शन जो भी होगा उसके आगे दो ओपन ब्रैकेट लगे होंगे। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है, इनपुट भी एक फंक्शन है। तो ये बहुत सारे फंक्शन पाइथन बनाने वालों ने बना के हमें रेडीमेड फंक्शन दिए हुए हैं, उसकी कोडिंग को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसे फंक्शन जिनकी कोडिंग को हम बनाते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन
कैसे बनाते हैं, वही काम जो काम हम बिना फंक्शन ही कर रहे हैं फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो जब बिना फंक्शन के ही कर रहे थे तो फंक्शन से करने की क्या जरूरत थी, यानी फंक्शन का यूज करने के क्या फायदे थे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन को यूज करने से क्या होता है, एक तो जो बड़ा प्रोग्राम है उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में लिखेंगे तो उसको मॉड्यूलरिटी मिल जाएगी। तो इट प्रोवाइड्स, फंक्शन प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी टू ए प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलरिटी होने से क्या फायदा होता है, जब बड़ी समस्या को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के करते हैं तो वो आसान हो जाती है और रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है प्रोग्राम की। और एक बार फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन की कोडिंग लिखते हैं, उस कोडिंग को आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो कोड रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है फंक्शन। तो देखो कब कैसे फंक्शन बनाएंगे, किसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। समझ में आ रहा है? हमने 2 नंबर ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया है। अब इसी प्रोग्राम को हम कैसे बनाने वाले हैं, विद द यूज ऑफ फंक्शन। तो देखो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहला एक कीवर्ड है, न्यू फाइल करते हैं या ऐसा करते हैं, इसी में आप देखना। इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ। तो स्लैश कमेंट में डालने से क्या होगा, इसको पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्लस का है, इसमें क्या लगता है, कमेंट के लिए हैश लगता है। हो जाएगा। तो ये भी कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया और ये भी कमेंट कर दिया। अब हम इसी प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। तो फंक्शन के थ्रू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, इसका नाम है डिफाइन। क्या है, डेफ। डेफ, देखो उसका कलर चेंज हो गया क्योंकि वो कीवर्ड है डेफ। फिर लिखेंगे फंक्शन का नाम, तो मान लो हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया। फिर ये ब्रैकेट आते हैं, ओपन ब्रैकेट। और अगर आपको कोई पैरामीटर या कोई वेरिएबल पास करना है इन ब्रैकेट्स में, कॉमा लगा के जितने वेरिएबल पास करने हैं उनको दे देंगे। अगर नहीं करना है तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर फंक्शन पास किया जाए, लेकिन यहाँ पर हम 2 नंबर को ऐड करने वाले हैं 2 वेरिएबल्स में, तो 2 वेरिएबल यहाँ पर पास कर देते हैं, ए कॉमा बी। तो ए और बी क्या हो गए, पैरामीटर हो गए। तो 4 चीजें हुई। पहला क्या हुआ, डिफाइन डेफ कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, ए और बी आपके पैरामीटर। और जैसे ही आप बाद में कॉलन लगाएंगे तो कर्सर थोड़ा सा इंडेंटेशन देकर थोड़ी दूर पे आया, ऐड के नीचे कर्सर आ रहा है, यानी अब इसकी फंक्शन की बॉडी हम लिखने वाले हैं कि फंक्शन करेगा क्या। क्योंकि फंक्शन भी एक सब प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे आएंगी, इसकी बॉडी में आएंगी। तो क्या करना है इसमें, हमें मान लो सी एक वेरिएबल लिया और उसमें ए प्लस बी दोनों जो पैरामीटर आए हैं उनको ऐड कर दिया। और फिर ऐड करने के बाद रिटर्न सी। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमको सी रिटर्न करेगा, जिसमें ए और बी जो पैरामीटर आए थे इनपुट, उनका एडिशन है। तो ये हो गई फंक्शन की बॉडी 2 लाइन की। ये समझ में आया? अब हमने क्या किया, जब भी कंप्यूटर का प्रोग्राम डिफाइन कीवर्ड देखेगा तो उस कोडिंग को छोड़ देगा वो। तो पहली लाइन जो पढ़ेगा वो क्या होगी, ये लाइन होगी p इक्वल्स टू इंट इनपुट पर फर्स्ट। आप कंप्यूटर से जुड़े हैं कि मोबाइल से जुड़े हैं? सर अभी तो मोबाइल से जुड़े हुए हैं। अगर कंप्यूटर घर पे है तो कंप्यूटर से जुड़ा कर ये साथ साथ प्रैक्टिकल करते भी रहिए मेरे साथ साथ आप। p इंटू ये सर कल करूँगा। ये चीजें प्रैक्टिकल करने से ही समझ में आएगा, बाकी तो आप एक बार देखोगे भूल जाओगे। एंटर यस सर। सेकेंड वैल्यू कर दिया, दोनों आगे पी और क्यू। अब मैंने क्या किया, आर कोई वेरिएबल लिया और उसमें अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, ऐड। अब उसमें 2 पैरामीटर जाएंगे, कौन से जाएंगे, पी में एक वैल्यू हमने ली है यूजर से, एक दूसरी वैल्यू क्यू में ली है। तो पी में जो रन टाइम पे वैल्यू आएगी यूजर से और क्यू में जो आएगी, वो दोनों वैल्यू पी और क्यू की वैल्यू किस में चली जाएंगी, जैसे ही ये लाइन देखेगा
आपका इंटरप्रेटर पहले लाइन कौन सी पढ़ेगा, डिफाइन देखते ही वो इसकी पूरी कोडिंग को छोड़ देगा, वो समझ जाएगा ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट करेगा, पी, इस वाली को। तो इससे क्या होगा, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एक मैसेज भेज देगा स्क्रीन पर, एंटर फर्स्ट वैल्यू, और वहीं पे रुक जाएगा। जब तक आप कीबोर्ड से वैल्यू नहीं देंगे तब तक आगे नहीं जाएगा। तो जैसे ही आप एक वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू किस में चली जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट होकर पी में। फिर दूसरी लाइन स्क्रीन पे भेज देगा, एंटर सेकंड वैल्यू, फिर वो सेकंड वैल्यू मांगेगा। अगर आपने कीबोर्ड से सेकंड वैल्यू दे दी तो वो क्यू में चली जाएगी। तो अब आपके पास जब इस लाइन, ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो पी और क्यू की वैल्यू होंगी। फिर वो इस लाइन पे आएगा, आर इक्वल्स टू एड पी क्यू, क्योंकि ये इक्वल टू जो बीच में है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो पहले राइट हैंड साइड वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, और राइट हैंड साइड में क्या है, ऐड, और ऐड के आगे दो ब्रैकेट लगे हैं, उन ब्रैकेट से पता चला कि ऐड एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, और उसमें दो वैल्यू पास हो रही है, पी और क्यू, जो अभी हमसे हमारे रन टाइम पर मिली है। तो वो पी और क्यू की वैल्यू को लेकर कहाँ जाएगा, कॉल होने का मतलब क्या है, जहां इसकी कोडिंग डिफाइन है, जहां इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो डेफिनेशन को ढूंढेगा। तो ढूंढेगा तो उसको यहाँ पर मिल जाएगी, एड पी क्यू। तो पहले वेरिएबल में पहले की वैल्यू यानी पी की वैल्यू ए में कॉपी कर देगा, और क्यू की वैल्यू बी में कॉपी कर देगा। फिर जो वैल्यू कॉपी हो जाएंगी पी और क्यू की, उन दोनों को सम कर देगा और सी में डाल देगा, और रिटर्न सी। फिर यहाँ से सी रिटर्न किया है, तो सी में जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी कहाँ आएगी, इसकी जगह पे आ जाएगी, और किसको असाइन हो जाएगी, आर को। ठीक है, तो इस तरह से पी और क्यू का सम किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा, और फिर उस आर को हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एक मैसेज दे देंगे, सम ऑफ टू वैल्यूज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोमा लगाया, और किसमें है, आर में है वो सम। तो इस तरह से प्रोग्राम बन गया विद द यूज ऑफ फंक्शन। अब इसी को दोबारा से रन कराते हैं, F5, और इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया, देखो पहला मैसेज क्या आया, एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो एंटर फर्स्ट वैल्यू में किस में चली जाएगी, ये 45 दी हमने, ये पी में चली गई। जैसी दी तब दूसरी लाइन आ गई 45, फिर हमने मान लो दिया 10, तो ये क्यू में चली गई। तो पी और क्यू, पी में 45 है, क्यू में 10 है, उन वैल्यूज को लेके हमने क्या किया है, आर इक्वल्स टू एड पी क्यू। तो एड 45 10 ऐसे करके कॉल करेगा। कॉल करते ही वो ऊपर वाली कोडिंग पर यहां पर चला जाएगा, ऊपर वाली कोडिंग में देखो कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे p की वैल्यू 45 आ गई, q की 10 आ गई। तो यहाँ 45 और 10 है, ये 45 और 10 वैल्यू के साथ ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कॉल होते ही कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, यहां से मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, यहां से यहां पे आ जाएगा। तो a में 45 कॉपी कर देगा, b में 10 कॉपी कर देगा। तो 45 और 10 जुड़ जाएंगे और c में आ जाएंगे। तो c रिटर्न, c का मतलब रिटर्न 45। तो 45 वैल्यू रिटर्न हो रही है, और वो यहाँ पे आ जाएगी जहां पर ये कॉल हुआ था। तो इसको रिप्लेस करके क्या आ जाएगा 45, और आर में 45 है, तो मैसेज आएगा सम ऑफ टू वैल्यू इक्वल टू आर मीन्स 45। देखो अभी जैसे ही ये तो इंटरनल काम हो जाएगा, 10 दे दिया, एंटर करेंगे तो क्या आ गया, सम ऑफ टू वैल्यू इक्वल टू 55। समझ में आया, समझ में आया, माइक ऑन करके बताओ। दोबारा बताऊं या हो गया क्लियर, उज्ज्वल और शिवम? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, इस तरह से हम फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो, ये फंक्शन की कोडिंग हमने एक बार लिख दी, ये फंक्शन हमने एक बार बना दिया। आप जितनी जहां भी चाहो हजारों बार लाखों बार उस कोडिंग को आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं इसी प्रोग्राम में, जब हम लिख रहे हैं पी और क्यू, आर की जगह में मान लो ऐड कर रहा हूं, तो कॉमा लिखा मैंने, ऐड, यहां पे दोबारा फंक्शन कॉल कर रहा हूं, ऐड ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे लिखा 12,45, ये फंक्शन कॉल हो गया, या इसके अंदर कॉल हो गया फंक्शन। तो इसके अंदर एक तो आर अपने आप कॉल हुआ था, यहाँ पे कॉल किया हुआ था यहाँ पर। अब आर के बाद फिर से ये फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि ये पैरेंथेसिस है। तो यहाँ से कंट्रोल फिर कहाँ जाएगा, इसकी कोडिंग पे जाएगा, यहाँ पे डेफिनेशन पे ए बी में। तो ए में 12 कॉपी करेगा और बी में 45 कॉपी करेगा, दोनों का सम हो जाएगा 57, और सी में आ जाएगा रिटर्न सी। तो सी रिटर्न करके आ जाएगा जहां कॉल हुआ था। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर कॉमा
सी, तो सी मीन्स 57। तो जहां पर पहली दो वैल्यू का सम आया उसके आगे ही दूसरी वैल्यू का भी सम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ एक मैसेज दे दें या ऐसे ही लिख दें, चलो रन करा देते हैं। तो दो सम आएंगे 12 और 45 का, मैंने लिखा 2 फिर लिखा 5। तो एक तो आएगा 7 और दूसरा हमने वैल्यू क्या दी है वहां पे कॉल करते समय, तो यहाँ पे 2 और 5 का सम यानी आर में तो 7 आ जाएगा। फिर 7 के बाद आएगा 57, 57 एंटर मारते 7 और 57, समझ में आया। तो अब ऐड को आप कहीं भी कॉल कर सकते हो एक बार फंक्शन आपने बना दिया तो, इसलिए फंक्शंस प्रोवाइड द कोड रीयूजेबिलिटी, फंक्शन प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम उस दिन बता दिया था और ये भी हो गया था। कह रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के क्या क्या फायदे हैं फंक्शन यूज करने के। सो सपोज जो एग्जांपल पहले बताए थे उसी के बेस पर वो फायदे बता रहे हैं। पिछली क्लास आपने देखी होगी, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दूंगा मैं, आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहे हैं। तो अगर हम सीधे देखते हैं, पहले तो ये बढ़ाता है इंक्रीज रीडेबिलिटी। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लाइन बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लॉन्गर कोड हो जाएगा, तो समझने में वो कठिन हो जाता है प्रोग्राम। तो फंक्शंस का यूज करके करेंगे तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। रिड्यूस द कोड लेंथ एज सेम कोड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय मल्टीपल प्लेसेस इन द प्रोग्राम। क्योंकि अगर फंक्शन बार बार यूज हो रहा है उतनी कोडिंग केवल फंक्शन कॉल करने की एक लाइन लिखनी है, पूरे फंक्शन की कोडिंग आपको नहीं लिखनी है, इसलिए कोड की लेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी, फंक्शन कोड को बार बार यूज करता है तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। वर्क कैन बी इजीली डिवाइडेड इनटू टीम मेंबर्स एंड कंप्लीटेड पैरेलल, तो फंक्शंस की कोडिंग को टीम मेंबर में बांट सकते हैं और इस तरह से वो रीडेबिलिटी भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग यूजर डिफाइन फंक्शन, कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो जनरल फॉर्म दी हुई है, डिफाइन कीवर्ड लगाएंगे, डिफाइन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर पैरामीटर की लिस्ट देंगे अगर जरूरत है तो, जरूरी नहीं है कि पैरामीटर की लिस्ट दें, इसलिए कैपिटल ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है। जो भी कैपिटल ब्रैकेट में होता है वो ऑप्शनल होता है। फिर उसके बाद कॉलन लगा दिया और फिर थोड़ा सा इंडेंटेशन देकर ये फंक्शन की बॉडी है। उसके बाद रिटर्न में भी एक कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू रिटर्न करें, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो यू कैन सी प्रोग्राम 7.3, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। हमने अभी किया था वो उसी तरह का एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इन पांचों लाइन में क्या लगा हुआ है, 6 लाइन में हैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये कमेंट है, इनको पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो पहली लाइन जो एग्जीक्यूट करेगा इस पे भी देखो कमेंट लगा हुआ है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो पहली लाइन आती है, इसको रीड करेगा इंटरप्रेटर, वो आएगी डिफाइन, तो जैसे ही डिफाइन को पढ़ेगा तो इसको भी वो छोड़ देगा, रीड तो करेगा लेकिन अभी इसको छोड़ देगा, ये समझ जाएगा ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फिर वो पहली लाइन जो आएगी वो जिसको एग्जीक्यूट करेगा वो आएगी एड नम। एड नम फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और पहली लाइन इस फंक्शन की बॉडी में है एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, दोनों नंबर को जोड़ दिया, सम आ गया, सम को प्रिंट करा दिया। इस तरह से एक फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम उन्होंने बताया। नाउ द सेकंड टॉपिक इज व्हाट आर द आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर। इसको समझिए, आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या है। तो जो फंक्शन को डिफाइन करते समय जो वैल्यू पास करते हैं वो क्या होते हैं, पैरामीटर। So in the above example, the numbers were accepted from the user within the function itself, but it is not possible for a user-defined function to receive values at the time of being called. A argument is a value passed to the function during the function call, which is received in the corresponding parameter in function header. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यही बनेगा कि what do you mean by argument and what do you mean by parameter? What is the difference between argument and parameter? तो देखिए ये बीच हमने कोडिंग प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पर दो वेरिएबल ए और बी तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में लिखी है। फंक्शन की डेफिनेशन कैसे पता चलेगी, जहाँ डेफ कीवर्ड है वो फंक्शन की डेफिनेशन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन की पहली लाइन को हेडर बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, हेडर भी बोल देते हैं इसको। तो हेडर में दो पैरामीटर हैं ए और बी,
तो हेडर में वेरिएबल है या पैरामीटर है, तो हेडर में जो वेरिएबल है उनको बोलते हैं पैरामीटर। फंक्शन की डेफिनेशन में जो वेरिएबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बोलो, पैरामीटर। और फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं नीचे एड पी और क्यू, तो पी और क्यू तो आर्ग्यूमेंट है और ए और बी क्या है, पैरामीटर है। फंक्शन की डेफिनेशन में या फंक्शन के हेडर में जो वेरिएबल होते हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं, और फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यूज या वेरिएबल यूज होते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर पी और क्यू आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पर फिर कॉल हो रहा है तो 12 और 45 आर्ग्यूमेंट है, 12 और 45 क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। और ये फंक्शन की डेफिनेशन है ए और बी, तो ये क्या है, पैरामीटर। डिफरेंस समझ गए आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में? माइक ऑन करके बता दो कि हो। यस सर। हाँ, शिवम कहाँ चले गए? यस सर। तो देखो, जो फंक्शन की डेफिनेशन में होते हैं उन वेरिएबल्स को बोलते हैं पैरामीटर, और जो फंक्शन के कॉल स्टेटमेंट में होते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। देखो यहाँ पे देखिएगा, एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू पास्ड टू द फंक्शन during the function call which is received in the corresponding parameter defined in the function header। तो फंक्शन के हेडर में जो वेरिएबल उन वैल्यूज को रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर, और फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू पास होती है वो होती है आर्गुमेंट। अब एक और एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी की बुक में 7.4 में, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्लेस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वेयर n इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। तो पहले n नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए क्या लगेगा, एक फॉर लूप लगेगा। तो देखो क्या किया उन्होंने, पहली लाइन है डिफाइन, बाकी सब तो कमेंट है, यहां से लेके यहां तक ये सारे तो कमेंट है, हैश लगा हुआ है, इनको तो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे डिफाइन पढ़ेंगे तो भी कंप्यूटर पाइथन का इंटरप्रेटर इसको छोड़ देगा, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो पहली लाइन जो पढ़ेगा एग्जीक्यूट करेगा वो कौन सी होगी, ये वाली होगी फंक्शन के बाद, नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू फॉर n। तो प्रोग्राम में हमें करना क्या है, पहले n नेचुरल नंबर कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं, एक से लेकर 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो पहली n इनफाइनाइट तक तो प्रिंट नहीं कर सकते, यानी पहली हमने n की वैल्यू 5 दी, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5, उनको प्रिंट करना है। तो वो n की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं जहां तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो मैसेज दे दिया एंटर द वैल्यू फॉर n, और n की जो वैल्यू देंगे वो पहले, क्योंकि इनपुट फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पर, इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा, और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन लगा दिया। तो नम में क्या आ जाएगा, जो वैल्यू जहां तक आपको नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं वो उसमें वो वैल्यू आ जाएगी नम के अंदर। फिर उन्होंने फंक्शन कॉल कर दिया सम स्क्वायर्स नम, मान लो n की वैल्यू हमने 5 दी, तो सम स्क्वायर 5 लेकर इसकी डेफिनेशन को ढूंढेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और n में क्या आपको कॉपी कर देगा, नम की वैल्यू को कॉपी कर देगा, जो कि नम की वैल्यू मान लो हमने अभी 5 दी थी, तो 5 लेके आ जाएगा, सम की वैल्यू 0 है। फिर फॉर i इन रेंज 1 5 + 1 6, तो 1 6 है, तो रेंज फंक्शन क्या जनरेट करेगा, रेंज फंक्शन आता है आपको उज्ज्वल और शिवम? यस सर। तो क्या प्रिंट करेगा, पहली जो वैल्यू होती है नम की वो स्टार्ट वैल्यू होती है, दूसरी स्टॉप वैल्यू होती है, अगर तीसरी दी हुई है तो उसको स्टेप वैल्यू बोलते हैं, जो यहाँ दी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू +1 होगी, तो 1 पहली वैल्यू 1 होगी, फिर स्टेप जोड़ा +1 तो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, n + 1 5 + 1 6 है, तो कहां तक चलेगा, ये कम तक चलता है, 1 से 5 तक ये रेंज फंक्शन वैल्यू जनरेट करेगा। तो रेंज फंक्शन प्रोड्यूसेस ए लिस्ट हैविंग वैल्यूज 1 to 5, तो पहली वैल्यू आएगी क्या होगी, 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो सम इक्वल्स टू पहली बार क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू शुरू में 0 है, 0 + 1 सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर लूप के अंदर i की वैल्यू 2 होगी, तो 1 + 2 3 हो जाएगी, 3 + 3 6 हो जाएगी, 6 + 4 10 हो जाएगी, 10 + 5 15 हो जाएगी। फिर 15 होने पर i की वैल्यू 5 हो चुकी है, लूप खत्म हो जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 15, ऐसे करके ये प्रिंट कर देगा। इस तरह से तो ये प्रोग्राम चलेगा। लेकिन अब ये प्रोग्राम बता क्यों रहे हैं, बता रहे हैं कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कौन सा है। देखो यहाँ लिखा है, उन्होंने आगे ये बता दिया है हैश लगा के कि यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है।
और फंक्शन का हेडर कौन सा है, ये फंक्शन का हेडर है, यह फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो फंक्शन के हेडर में एक वेरिएबल एन है, उस एन को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट या पैरामीटर? बोलो। सर पैरामीटर। पैरामीटर। और फंक्शन जहां कॉल हो रहा है नम, नम को क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट। तो वही यहाँ फिगर में दिया हुआ है, एन इज अ पैरामीटर एंड नम इज द आर्गुमेंट। वही चीज को बता रहे थे। अब इन्होंने जो एग्जांपल लिया है उसको भी बता देता हूं कैसे काम करेगा। तो इन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए प्रोग्राम हमें लिखना है। तो चलो ये प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग फंक्शंस। तो इसको सेव कर देते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, न्यू फाइल। और हमने लिखा पहले डिफाइन, डिफाइन एन, और यहां पर एक कोई पैरामीटर लिख देते हैं, मान लो एन ही लिख दिया यहां पर। फिर इसकी कोडिंग लिखेंगे। तो कोडिंग में पहले एक वेरिएबल लेंगे, टोटल ले लेते हैं। टोटल शुरू में लिया, उसकी वैल्यू को 0, क्योंकि इसमें हम रिपीटेडली क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे। फिर लिखा फॉर आई इन रेंज, शुरू करेंगे कहां से, 1 से, और कहां तक चलेंगे, जो एन वैल्यू आ रही है n+1, कॉमा 1 लिख दो या मत लिखो, क्योंकि वो 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है, कॉलन। तो यहाँ पर 1 स्टार्ट वैल्यू है, n+1 स्टॉप वैल्यू है, और 1 स्टेप वैल्यू है। फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें, टोटल, तो टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई। बात समझ में आई? और जब ये इसकी एक लाइन की ये कोडिंग हो गई, जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या करना है उनको, रिटर्न टोटल। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाले फंक्शन की। तो इसको तो इंटरप्रेटर छोड़ देगा। फिर पहली वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर और फर्स्ट एन नंबर्स, ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दो, और इसको बंद कर दिया। यहाँ आ गए, ठीक है, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमको क्या करना है, s इक्वल टू सम n, और इस फंक्शन को हमने कॉपी कर लिया। यहां पे आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट का नाम क्या है इस प्रोग्राम में, नहीं समझ में आया? तो देखो जब भी नहीं वैल्यू आया। रिटर्न हो रही होगी, यहाँ पे रिटर्न हो रही होगी, तो किसी वेरिएबल में असाइन करके उसको कॉल करते हैं फंक्शन को। अगर हम रिटर्न करना नहीं चाह रहे हैं तो इस लाइन को हटा देंगे। चलो पहले देख लो आप, अभी क्या हुआ, टोटल एस में आ गया, और फिर हमें यहां पे लिखना पड़ेगा प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एक्स नंबर इज इक्वल्स टू, बंद किया, और किसमें होगा, सम एस में होगा, तो इसको बंद कर दिया। ठीक है, यस सर।
कौन सी क्लास में? 5th बी वो कैनरा बैंक वाले जो हैं पेरेंट्स, तो उस समय ऐसा कंफ्यूजन हुआ इनको कि पेरेंट्स टीसी फॉर्म इनसे साइन करा के ले गए थे, इन्होंने उसको समझ लिया कि टीसी ले रहे हैं तो डीएक्टिवेट कर दिया। अब तो अगर वो पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को तो अगले क्वार्टर में ही आ पाएगी, इसमें तो ब्लॉक हो गया ना डाटा, लास्ट क्वार्टर है, लेकिन अब उसकी फीस तभी जमा हो सकती है जब अगले क्वार्टर के लिए फीस खुलेगी तो एरियर लेकर, बाकी कोई, हाँ अप्रैल में, उससे पहले नहीं होगा। तो इसमें तो पेरेंट्स की गलती रही है ना, उन्होंने टीचर से साइन करा लिया, अदरवाइज वो हाँ, तो वो कंफ्यूजन हो गया ना, तो उन्हें लगा कि साइन करा लिया अब टीसी फॉर्म जमा कर देंगे, वो जमा करके गए नहीं, साइन करा के ले गए, तो उनको ये कंफ्यूजन हो गया। तो ये क्लियर किससे नहीं, वो मालूम है ना मुझे, नहीं हो सकता वो, नहीं नहीं ऐसे नहीं खुलेगा, वो तो फ्रीज हो गया डेटा, वो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ऐसे खोलेंगे तो। हाँ, अब डेटा नहीं खुलेगा, वो अगले क्वार्टर में खुलेगा। अगर उनको, अगर बच्चा कंटिन्यू करना चाह रहा है तो अगले क्वार्टर में जमा कर देगा, और टीसी लेना चाह रहा है तो उस पर लिख देंगे फीस पेड अप टू दिसंबर, यही सॉल्यूशन है। हाँ जी, उज्जवल, प्रिंसिपल सर का फोन आ गया था। हाँ, ये समझ में आया? देखो एक बार आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सम ऑफ एक्स, तो ये तो मैसेज है, सम ऑफ फर्स्ट लिखा आएगा, एक्स की जगह जो हम वैल्यू देंगे, मान लो 5 दिया तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5, फिर नेचुरल नंबर भी मैसेज है इज। अब एस में आएगा क्या, एस में क्या आ रहा है, जो ये फंक्शन रिटर्न करके देगा सम ऑफ एन की वैल्यू टोटल जो आएगी वो आ जाएगा यहाँ पर। तो एक बार इसको रन कराते हैं, फिर आपको दूसरी तरह से बताऊंगा। रन मॉड्यूल और सेव कर दिया, और इसका नाम रखा फर्स्ट एन डॉट पी वाई, एंटर द नंबर फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो मैंने लिख दिया नंबर 6 दे दिया यहाँ पर, तो 6 कैलकुलेट होके आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इज 21। ठीक है, इस तरह से रन हो गया ये। अब इस फंक्शन में वेरिएशन आपको ये दिखा रहा हूं कि यहाँ जब फंक्शन की बॉडी में आपने रिटर्न किया है वैल्यू को, तो जब रिटर्न करते हैं, मान लो कोई मैंने आपको कैश दिया कोई, और वो कोई वैल्यू लौट के आ रही है, तो लौट के आ रही है तो उसको रिसीव करने के लिए कोई वेरिएबल होना चाहिए, यानी वैल्यू टोटल जब रिटर्न होके आ रही है तो वो किस में, ये वाला वेरिएबल की जगह टोटल आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एस में इसको असाइन ना करें तो फिर वो वैल्यू को रिसीव नहीं करेंगे, तो वो वैल्यू गायब हो जाएगी। सम एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, किसी को रिसीव करने वाला नहीं है, सेव नहीं होगी वैल्यू कहीं। तो अगर मैं सम ऑफ एक्स लिख दूंगा तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, एरर आ जाएगी, रिसीव करना जरूरी है। तो जब भी आप रिटर्न कर रहे हैं तो किसी वेरिएबल में उसको टी में या के में किसी में रिसीव करिए, अगर आपने रिटर्न किया है वैल्यू को, और फिर टी में आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह टी लिख देंगे, जो भी वेरिएबल है जिसमें रिसीव हो रही है उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं करा रहे हैं, आप रिटर्न नहीं करा रहे, आपने सीधे लिख दिया यहाँ पे, एक तो आपने यहाँ इसके अंदर ही देखो, यहाँ पे जाएंगे तो पहले बाय डिफॉल्ट वो उसके नीचे सीध में लाएगा, वो यहाँ पे आएगा, तो आपने यहाँ लिख दिया पहले प्रिंट, और प्रिंट कर दिया आई को, तो नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद अब इसकी बॉडी तो अपने आप यहाँ चलेगी, तो इसकी बॉडी के बाहर, फॉर लूप की बॉडी के बाहर आ गए अभी हम, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट टोटल, टोटल प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहीं पे प्रिंट करा दिया, तो अब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, सीधे इसको कॉल कर लेंगे, वैल्यू रिटर्न आगे होके आई नहीं रही है, तो पहली लाइन आप देखो क्या डिफरेंस आया, डिफाइन कीवर्ड देखते ही ये पूरी फंक्शन की बॉडी को छोड़ देगा पाइथन का इंटरप्रेटर, यहाँ पे आएगा पहली लाइन ही आएगी, x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। x की वैल्यू जैसी देंगे तो यहाँ फंक्शन कॉल हो गया, डायरेक्ट कॉल हो गया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू रिटर्न नहीं होगी,
तो हमने किसी में रिसीव नहीं किया, तो जैसे ही कॉल किया तो क्या होगा, ट्रांसफर कहां चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका ट्रांसफर, और n की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी और x की वैल्यू n में कॉपी हो जाएगी और पूरी कोडिंग ये रन हो जाएगी। रन होने के बाद टोटल हो जाएगा उसका, और टोटल होने के बाद फिर यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। इस लाइन को प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पर ये लाइन सबसे बाद में दोबारा प्रिंट होगी, और इसकी जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर हम हैश लगा सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब रन कराएं तो क्या होगा, देखो अब ये कुछ लिखा नहीं आएगा, केवल सारे नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6, और अगली लाइन में लिखा आ जाएगा 21 F5। तो मैं 6 दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 और 26 ऐसे आ जाएगा। तो या क्या बताया मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में कि अगर हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को फंक्शन से तो किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। अगर हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, किसी वेरिएबल में असाइन करने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर, आ गया। ये वाले प्रोग्राम आप कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 5। किसी वेरिएबल की वैल्यू को 5 से बढ़ा रहे हैं। इसमें भी ये कंसेप्ट है। प्रोग्राम है डिफॉल्ट पैरामीटर। वो यहाँ पे बताया जो मैं बता रहा था, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। तो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पे कर रहा है रिटर्न रिजल्ट। तो जब रिजल्ट जब रिटर्न हो रहा है तो कैलसी पावर ये फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन हुआ, कैलसी पावर फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस लाइन में, और लास्ट लाइन में ये रिटर्न कर रहा है रिजल्ट को। तो कैलसी पावर देखो यहाँ जब कॉल किया है इसको तो किसी वेरिएबल आंसर वेरिएबल में उसको असाइन कर दिया है। तो जब भी वेरिएबल कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो किसी वेरिएबल में असाइन करके कॉल करते हैं, अदरवाइज इसको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं अगर असाइन नहीं कर रहा है। फिर वो बता रहे हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे कंट्रोल ट्रांसफर होता है फंक्शन के केस में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ये देखो हैश प्रोग्राम 7.11, ये कमेंट है दोनों, और ये लाइन कॉल फंक्शन कॉल की है हेलो पाइथन, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कॉल पहले हो गया और डिफाइन बाद में हो रहा है। कॉल तो पहले कर लिया हेलो पाइथन, और डिफाइन हो रहा है नीचे आई लव प्रोग्रामिंग, एक लाइन इसमें लिखनी है। तो इसको रन कराने पे क्या एरर आएगी, देखो ये एरर आई यहाँ पर, नेम हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो कोडिंग वो पहले ऊपर पढ़ के आया उसमें ढूंढता है, कॉल पहले कर लिया है और उसका जन्म बाद में हुआ है। यानी कोई दुनिया में आए बाद में उसको लोग पहले बुलाने लगे हैं तो वो सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। कॉल पहले कर लिया इसको यहाँ पर, और तो इसका मतलब सही कैसे होगा, ये डिफाइन पहले करो और कॉल बाद में करो। इस लाइन को नीचे लिखेंगे तो सही हो जाएगा। That is why the definition should be made before the function call. The function definition should be made before the function call. यानी यहाँ पे पहले डिफाइन किया और फिर इसको कॉल किया, अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे देखो डिफाइन ग्रीटिंग नेम, ये फंक्शन का हेडर है, जहां पे डिफाइन कीवर्ड लगा रहता है वो हेडर बोला जाता है। डिफाइन फंक्शन और नेम क्या है, एक पैरामीटर है, और प्रिंट कर दिया उन्होंने, नेम एक स्ट्रिंग है, हेलो में नेम नाम के वेरिएबल को जोड़ दिया तो दो स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी, हेलो नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर यहां पर फिर लिखा हुआ है ग्रीटिंग जॉन्स प्रिंट थैंक्स। तो यहाँ जो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन क्या होगा, फ्लो। तो सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि जैसे ही पाइथन का इंटरप्रेटर इस चाइल्ड लाइन की प्रोग्राम को पढ़ेगा तो सबसे पहले किसको पढ़ेगा, डिफाइन कीवर्ड को। डिफाइन को पढ़ते ही वो समझ जाएगा ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इस पूरी दो लाइनों को छोड़ देगा, वो सीधे इस पे आएगा ग्रीटिंग जॉन्स। इसलिए यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली ग्रीटिंग जॉन्स। फिर उसके बाद ग्रीटिंग नाम का, क्योंकि ग्रीटिंग एक फंक्शन है तो यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया,
फंक्शन कॉल कर दिया तो अब इसकी डेफिनेशन पे जाएगा, ग्रीटिंग फंक्शन की पे, तो दूसरी लाइन ये हो जाएगी। और जॉन नाम की स्ट्रिंग को नेम में कॉपी कर देगा, नेम में कॉपी कर देगा तो हेलो और नेम यानी हेलो जॉन ये दोनों जुड़ के प्रिंट हो जाएंगी, तीसरी लाइन ये हो गई। जब ये प्रिंट हो जाएंगी तो फिर कंट्रोल यहीं पे वापस आएगा पहली वाली लाइन पे, और पहली के बाद जो उसकी अगली लाइन होगी जहां से कॉल हुआ था उस पे चला जाएगा, तो थैंक्स, तो थैंक्स वाली लाइन चौथी होगी। तो ये जो 1 2 3 4 है वो क्या बता रहे हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, किस तरह से पाइथन का कंट्रोल फ्लो होगा। अब देखिए इस वाले दूसरे वाले रेक्टेंगल को देखिए, यहाँ पे लिखा है डिफाइन रेक्टेंगल, तो डिफाइन कीवर्ड देख के क्या करेगा, वो छोड़ देगा इसको। ये यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, रिटर्न इसके अंदर आएगा, थोड़ा सा इंडेंटेशन इधर आएगा, रिटर्न है ना, फंक्शन की डेफिनेशन है वो। फिर आएगा एल, एल इक्वल्स टू इनपुट लेंथ, तो पहली लाइन यही होगी, इनपुट ले लेगा लेंथ को, फिर दूसरी ये होगी, फिर यहाँ पर तीसरी वाली लाइन जब थोड़ी एग्जीक्यूट हो जाएगी ये पार्शियली, तो यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल एरिया फंक्शन कॉल हो रहा है एल और बी, एल और बी को लेकर सीधे ट्रांसफर होगा इसकी डेफिनेशन पे एल और बी को, और इन दोनों का मल्टीप्लाई रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ करेगा, लाइन नंबर 6 यहीं पर आएगा, है ना। रिटर्न एल एल बी का मल्टीप्लिकेशन एरिया में असाइन हो जाएगा, फिर 6 के बाद 7 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। बताइए। यस सर आ रहा है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, उसमें हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं फंक्शंस के, तो ये आप पढ़ लेना। और समझ में नहीं आए क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का था, हरिंदर सर ने कराया था कि ये चैप्टर फंक्शन वाला नहीं कराया था सर उन्होंने। नहीं कराया। चलिए, तो आज तो मैंने आपको 2 प्रोग्राम बताए हैं, तो इसमें 4-5 प्रोग्राम दिए हुए हैं, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई कंसेप्ट छिपा है, तो वो भी हम अगली क्लासेस में कवर कर लेंगे। और अभी हमारा टाइम हो रहा है 11:40। चलो ये वाला कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, तो समझिए वेरिएबल का स्कोप, या फिगर में भी दे दिया, 2 साइड में 2 तरह का स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप, एक लोकल स्कोप। जैसे स्कोप वर्ड तो नॉर्मली आप सुनते ही हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस ले ली है, कंप्यूटर साइंस का स्कोप क्या है, मतलब इसकी पहुंच कितनी है, कहां कहां तक कौन कौन से अफसर इससे आप तक आपकी पहुंच को ये बढ़ा देगा, है ना। तो कोई वेरिएबल कहां तक एक्सेस हो सकता है, किस किस एरिया में एक्सेस हो सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका स्कोप कहलाता है। तो ये वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन, कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड इट। अगर किसी वेरिएबल को हमने किसी फंक्शन के अंदर बनाया है, तो उसका जन्म उस फंक्शन के अंदर हुआ है, तो फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो एवरी वेरिएबल हैज अ वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी। हर वेरिएबल की एक पहले से ही डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी होती है, और उसी एक्सेसिबिलिटी को क्या बोलते हैं, उसका स्कोप बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर ए वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, क्या लिखेंगे, द पार्ट और पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम वेयर ए वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल इज नोन एज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। A variable can have one of the two following scopes, either global scope or local scope. तो local का मतलब किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है, तो उसका स्कोप वही लोकल है, उस फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो लोकल स्कोप हो जाएगा। या किसी ब्लॉक के अंदर उसको हमने डिफाइन किया है, तो उस ब्लॉक तक उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका लोकल एक्सेस है। अगर पूरे प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका एक्सेस कैसा है, ग्लोबल एक्सेस है। और ग्लोबल एक्सेस वाले वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, लोकल एक्सेस वाले वेरिएबल को, लोकल स्कोप वाले वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बोलते हैं। सो इन पाइथन ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। तो फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल डिफाइन होगा, या किसी ब्लॉक के बाहर जो फंक्शन डिफाइन होगा, उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। इट कैन बी एक्सेस्ड इन एनी फंक्शन डिफाइंड ऑनवर्ड्स, और वो फंक्शन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी चेंज उसमें किया जाएगा वेरिएबल की वैल्यू में, तो पूरे प्रोग्राम पर अप्लाई होगा। ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल।
और कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया तो उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं और उसका स्कोप भी लोकल होता है, यानी उस फंक्शन के अंदर ही वो एक्सेस हो पाएगा। तो इस तरह का वेरिएबल लोकल स्कोप वाला कहलाता है। इस प्रोग्राम से आप समझ जाएंगे क्या है ग्लोबल और लोकल स्कोप। So program to access any variable outside the function. So the first line of this program starting with the hash, it means it is a comment, and second line is also a comment. तो पहली लाइन जो पाइथन का इंटरप्रेटर पढ़ेगा वो क्या होगा, num equals to 5, the value 5 is assigned to variable num। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ी डिफाइन, तो डिफाइन को पढ़ते ही क्या हुआ, ये तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसकी चारों लाइन को वो छोड़ देगा तो इस लाइन पे आएगा, यानी कंट्रोल पहले इस लाइन पे होगा, लाइन नंबर 1 पे। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन है और ये वेरिएबल फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर डिफाइन है, तो इस तरह का वेरिएबल क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। नम वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल। फिर हमने कहा यहाँ पर माई फंक्शन को कॉल कर दिया है इस लाइन को, तो दूसरी लाइन ही एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये कॉल हुआ माई फंक्शन 1 तो यहाँ पर आ गया और पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी y इक्वल टू नम प्लस 5। तो नम नाम का वेरिएबल तो ऊपर डिफाइन था वो ग्लोबल है, लेकिन y नाम का वेरिएबल इसके अंदर बना है, इस फंक्शन के अंदर बना है, तो y कैसा है बताओ, माइक ऑन करके बताइए कि y का टाइप क्या होगा, ग्लोबल या लोकल। सर ये जो फंक्शंस के बाहर होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। तो y अंदर डिफाइन हुआ है इसलिए y कैसा हो गया, देखो नम तो ऊपर फंक्शन के, हाँ लोकल हो गया, और नम बाहर डिफाइन था तो वो ग्लोबल हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट किया एक्सेसिंग नम, तो नम कैसा है, ग्लोबल है। इन माई फंक्शन वैल्यू नम, तो नम को प्रिंट कर दिया। एक्सेसिंग वाई, वाई कैसा है, लोकल है। तो फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं तो दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, अंदर से ग्लोबल को भी कर सकते हैं, लोकल को तो कर ही सकते हैं क्योंकि लोकली वो डिफाइन हुआ है। लेकिन इसके बाहर, फंक्शन के बाहर यहां पे जब नम को प्रिंट कर रहे हैं तो नम तो ग्लोबल था तो नम प्रिंट हो जाएगा, लेकिन y लोकल है और फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, यहां पर बाहर उसको एक्सेस करेंगे y को तो एरर आ जाएगी। देखो 5 प्रिंट करने के बाद क्या आया, y इज द नेम, y इज नॉट डिफाइंड, बाहर आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, बाहर उसको कोई नहीं जानना है। तो y जो y था वो लोकल वेरिएबल था और नम था वो ग्लोबल वेरिएबल था। ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल है, जबकि y को केवल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर तो एक्सेस कर पाएंगे, फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो नोट में लिखा एनी मॉडिफिकेशन टू ए ग्लोबल वेरिएबल इज परमानेंट एंड अफेक्ट ऑल द फंक्शंस वेयर इट इज यूज्ड। If a variable with the same name as the global variable is defined inside a function, then it is considered local variable to that function and hides the global variable. अगर ऐसा हो जाए कि फंक्शन के अंदर भी हम दो नाम से, मान लो फंक्शन के अंदर भी हम क्या करें, एक तो नम बाहर था और एक नम अंदर भी डिफाइन कर दें, अलग अलग स्कोप में एक नाम का वेरिएबल डिफाइन हो सकता है, तो फिर अंदर अगर नम को प्रिंट करेंगे तो वो लोकल वाले को प्रायोरिटी देगा। जैसे एक हमारे घर में कोई बच्चा हो उसी नाम का और एक बाहर हो और घर में वो आवाज दें कि उज्जवल कहाँ है, एक पड़ोस में भी उज्जवल है, तो घर में अगर उज्जवल बुला रहे हैं तो किसको प्रायोरिटी देगी, लोकल को प्रायोरिटी मिलेगी कि ग्लोबल को। इसलिए लोकल को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एक नाम के दो वेरिएबल हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल, और लोकल ही एक्सेस कर रहे हैं तो पहले लोकल को प्रायोरिटी दी जाएगी, ग्लोबल हाइड हो जाएगा। जैसे अगर मान लो घर में मिठाई बांट रहे हैं तो एक ही लड्डू बचा और एक उज्जवल घर में एक बाहर है, तो घर वाले लड्डू पहले लोकल को देंगे ना, घर वाले उज्जवल को पहले देंगे। तो वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है नम इक्वल्स टू 5, फिर फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो एक तो नम बाहर है 5, फिर उन्होंने लिख दिया ग्लोबल नम, ग्लोबल नम लगा देंगे, इसका मतलब बाहर वाले नम की बात हो रही है।
ग्लोबल नम नम 5, फिर नम इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे अंदर भी नम 10 लिख दिया, तो नम 10, अब नम 10 लिख दिया तो ये अंदर वाला 10 प्रिंट होगा, ऊपर बाहर वाला होगा। लेकिन जब बाहर प्रिंट करेंगे यहाँ पर तो कौन सा आएगा, बाहर तो 5 ही आएगा लेकिन अंदर 10 आ जाएगा। समझ में आई? 5 10 और अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक नम यहाँ पे था 5, अब यहाँ ग्लोबल नम लिख दिया, इसका मतलब ये बात हो रही है बाहर वाले नम की। अंदर अंदर से भी अगर हम बाहर वाले को देना चाह रहे हैं तो ग्लोबल कीवर्ड लगा देंगे, ग्लोबल मतलब बाहर वाला नम। तो जब इसको प्रिंट किया ग्लोबल नम को तो 5 प्रिंट हो गया, फिर हमने 10 कर दिया, तो 10 कौन सा हुआ, बाहर वाले को ही हमने 10 कर दिया है, तो पहले 5 प्रिंट हुआ फिर 10 प्रिंट हुआ। तो क्योंकि हमने बाहर वाले को चेंज कर दिया 10 को, तो अब बाहर से भी प्रिंट करेंगे तो कितना प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, क्योंकि अंदर हमने बाहर वाले को चेंज कर दिया। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब पाइथन की लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वो हैं जो पाइथन के इंटरप्रेटर के साथ आती हैं, जो पाइथन बनाने वालों ने बहुत सारे फंक्शन बना के उसमें पहले से ही सेव कर रखे हैं, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहलाती है। और दूसरे फंक्शन जो हम बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन पहले से बने हुए हैं और एक मॉड्यूल में होते हैं। तो मॉड्यूल क्या होता है, सिमिलर टाइप के फंक्शन के कलेक्शन को एक साथ रख देते हैं, उसको मॉड्यूल बोला जाता है। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं, जो पहले से ही बने हुए हैं, बस उनका नाम यूज करके उनको यूज करना। जैसे इनपुट फंक्शन है, इसकी कोडिंग पहले से ही लिखी हुई है, केवल इनपुट फंक्शन को हमें कॉल करना होता है। तो बिल्ट इन फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं, देखो इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट है, डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए ये है, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए ये है, दूसरे फंक्शन ये है। ये इन बिल्ट इन है, यानी पहले से बने हुए पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर ही है। और भी बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं बिल्ट इन फंक्शन। फिर मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, अदर देन बिल्ट इन फंक्शन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। पहले फंक्शन इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए मॉड्यूल इज अ ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, सिमिलर टाइप की फंक्शनलिटी वाले फंक्शन को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। ए मॉड्यूल इज क्रिएटेड एज अ python.py फाइल containing a collection of function definition। एक से ज्यादा फंक्शन की डेफिनेशन एक पाइथन की फाइल में सेव कर दी जाती है और उसको मॉड्यूल बना दिया जाता है। तो अगर उस मॉड्यूल को यूज करना हमें तो कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम कॉमा दूसरे मॉड्यूल का नाम, जितने मॉड्यूल यूज करने कॉमा लगा के लिखते जाओ। अगर हमने ये लिख दिया, जब मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाता है तो मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ऐसे करके उस फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे इतने सारे मॉड्यूल दिए हुए हैं, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिक्स मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल में इतने सारे फंक्शन हैं, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। तो सील फंक्शन क्या करता है, सील का मतलब होता है छत और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। तो जैसे कोई वैल्यू है सील 9.7, तो 9.7 की अगली बड़ी वैल्यू क्या होगी, 9.7 से बड़ी वैल्यू होगी -9, -10 छोटी होगी, -9 बड़ी होगी, तो -9 आ गया। लेकिन 9.7 पॉजिटिव वैल्यू है तो उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी 10, तो 10 आ गया। और 9 पे 9 ही आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू को वो अगले इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, बड़े इंटीजर में। ऐसे ही फ्लोर क्या करता है, छोटे पिछले इंटीजर में कर देगा। यानी -4.5 है तो -5 कर देगा, 4.5 है तो 4 कर देगा। तो फ्लोर वैल्यू पिछला इंटीजर लेती है और सील वैल्यू अगला इंटीजर ले लेती है। तो सील फंक्शन हो गया, फ्लोर फंक्शन हो गया। एफ एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकाल देती है, एफ फंक्शन। फैक्टोरियल क्या करता है, फैक्टोरियल निकाल देता है। फैक्टोरियल जानते हैं ना, फैक्टोरियल 5 मींस 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 1 से लेके उस नंबर तक के इंटीजर्स का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल कहलाता है। मोड फंक्शन भी वही करता है, पॉजिटिव वैल्यू ले आता है। अच्छा मॉड है, मॉड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर रिपीट कर देता है। जीसीडी से एलसीएम और एचसीएफ था ना, एचसीएफ निकल आएगा। पावर फंक्शन क्या करेगी, 2 की पावर में रिटर्न कर देगी। एसक्यूआरटी से
स्क्वायर रूट निकल आएगा, साइन वैल्यू निकल आएगी। तो ये सारे किसके फंक्शन है? मैथ मॉड्यूल के फंक्शन है। अगर इनको यूज करना है तो पहले इसका मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ, और फिर इसके फंक्शन को यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा मैथ डॉट फंक्शन का नाम। नेक्स्ट मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम का मतलब क्या होता है बताओ? रैंडम का मतलब जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट ना कर सकें। तो अगर हमें रैंडम नंबर कोई लाना है, अगर हम कहें लॉटरी या गेम्स में इस फंक्शन का बहुत यूज होता है, 1 से लेके 10 तक के बीच में कौन सा नंबर आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन कोई भी आ सकता है, तो वो होता है रैंडम नंबर। तो इसमें भी कई सारे फंक्शन होते हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए रैंडम इंपोर्ट लिखेंगे। 3 फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। रैंडम डॉट, रैंडम तो मॉड्यूल का नाम है, फंक्शन का नाम क्या है? रैंड इंट एक्स वाई। तो ये क्या करेगा? रैंडम इंटीजर बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर जनरेट कर देगा। जैसे हम कहें रैंडम डॉट रैंड इंट 3,7, तो 3 और 7 को इंक्लूड करते हुए, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, और बीच में क्या है? 5, 6। तो 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से भी कोई भी वैल्यू रैंडमली आ जाएगी रैंड इंट से। इसी तरह से रैंड रेंज वाई, तो वाई से क्या होगा? तो रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 एंड वाई, 0 एंड वाई तक कोई भी वैल्यू इसके बीच में आ जाएगी। और रैंड रेंज एक्स वाई, तो एक्स और वाई और पॉजिटिव इंटीजर सिग्निफाइंग द स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू। तो रैंड रेंज में क्या होगा? 22 से कम तक आएगी, तो रैंड रेंज से आएगा 2 से लेकर 6 तक की वैल्यू आएगी, जबकि रैंड इंट से वो लास्ट वाली वैल्यू भी उसमें आ सकती है, 7 भी उसमें आ सकती है। तो ये 3 फंक्शन थे आपके रैंडम के, रैंड इंट, रैंड रेंज और रैंड रेंज एक्स वाई। तो रैंड रेंज वाई से तो 0 से लेके वाई तक आएगा, और रैंड रेंज एक्स वाई से एक्स और वाई के बीच में आएंगे। थर्ड वन इज स्टैटिक्स फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स फंक्शन। इसके अंदर क्या है? मीन निकल आएगा, वैल्यूज का एवरेज निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा, मोड निकल आएगा। ठीक है, अब देखो नोट पे ध्यान दो, लास्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड ओनली वंस। एक बार मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, फिर आप उसके कितने भी फंक्शन कभी भी यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू गेट अ लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन पाइथन वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हमें ये देखना है कितने मॉड्यूल अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर, तो हम लिखेंगे हेल्प इन्वर्टेड कॉमा में मॉड्यूल। टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ मॉड्यूल से मैथ वी कैन राइट हेल्प मैथ, हेल्प मैथ लिख देंगे वहां पर। ठीक है, अगर मॉड्यूल लिखेंगे तो सारे मॉड्यूल का नाम आ जाएगा। अगर मॉड्यूल का नाम लिख देंगे हेल्प के अंदर, तो उसके अंदर सारे उसके कंटेंट आ जाएंगे। तो जैसे उन्होंने लिखा है हेल्प मैथ, तो यहाँ पे आ गया मैथ के बारे में पूरी फंक्शंस यहाँ से शुरू हो जाएंगे, सारे फंक्शंस के बारे में बता देंगे। द मॉड्यूल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन द लिब फोल्डर ऑफ द पाइथन। अब फ्रॉम स्टेटमेंट, लास्ट टॉपिक है इसका, फ्रॉम स्टेटमेंट। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम, अगर हमें पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना, मान लो हम समझ रहे हैं पूरे फंक्शंस की कोडिंग, किसी मॉड्यूल में 100 फंक्शन है, 100 फंक्शन की कोडिंग आएगी तो प्रोग्राम हमारा बड़ा हो जाएगा। हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ही या 1 या 2 फंक्शन को ही इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम लगाते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। तो मैथ में से केवल SQRT फंक्शन की कोडिंग आएगी। और जब फ्रॉम लगाते हैं तो फिर आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप फंक्शन का नाम लिखकर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा उन्होंने फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, रैंडम मॉड्यूल से रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट किया और डायरेक्टली रैंडम लिख दिया। देखो अब डॉट लगाया नहीं है, यानी मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन ही लगाया है। तो फ्रॉम में एक तो ये फायदा है कि सारे फंक्शन नहीं होते, जो फंक्शन की कोडिंग इंपोर्ट करनी है वही होगी, और फिर आपको डॉट भी नहीं लगाना है। So good programming practice only using the required functions rather than importing a module saves memory। तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे सेव, आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी। समझ में आया? यस सर, आ गया। चलो, ये इसका भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है और उसके बाद ही चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। तो जो चीज
आपका स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, दो तरह का स्कोप होता है, ग्लोबल और लोकल स्कोप। फिर स्कोप क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। इस बाकी जो प्रोग्राम है वो अगली क्लास में हम, जो रह गए प्रोग्राम 5-6 प्रोग्राम है इसके, वो अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं भूल जाएंगे। अभी पहले काम करेंगे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग, और उसके बाद आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।